Hello students, so in this lecture we will start PYQ series। यहाँ हम प्रोग्रामिंग इन सी से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो भी प्रीवियस ईयर में सी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें जो मेरा जो पहला टारगेट है वो है मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसको हमने एक साथ रखा है। जैसे ये सारे क्वेश्चंस हम वन शॉट में सारे क्वेश्चन टारगेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला कैटेगरी होगा वो लूपिंग से रिलेटेड होगा। फिर जो भी लूपिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे उस कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर थर्ड वन पॉइंटर से रिलेटेड होंगे या फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे। मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हमने एक ब्लॉक में रखा है, और इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे और हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि the most appropriate matching for the following pairs। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट गिवन है, एक्स वाई जेड और 1 2 3, और हमें एक्स को मैप करना है एक्स वाई जेड को 1 2 3 से। और ये क्वेश्चन जो है गेट 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये गेट 2000 में आया है। तो चलिए हम एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं। जैसे कि पहला एक्स है, एक्स मेरा गिवन है, हेयर m इक्वल्स टू मैलॉक, और इसके लिए 5 बाइट का मेमोरी अलॉट हो गया। यहाँ पे m एक पॉइंटर है, ठीक है, और इसके लिए हमने एक डायनामिकली मेमोरी अलॉट किया है। तो जब भी हम डायनामिकली मेमोरी अलॉट करते हैं, ये जो पॉइंटर है वो पॉइंट करता है जितना हमने मेमोरी अलॉकेट किया है उसके बेस एड्रेस को। जैसे मेरे पास 5 बाइट का मेमोरी अलॉटेड है, तो इसके जो बेस एड्रेस है, जो फर्स्ट एड्रेस होगा, इस फर्स्ट एड्रेस को ये पॉइंटर होल्ड करेगा। मान लो कि यहाँ पे 2000 है, ये 2004 है, 2008 है, 2012 है एंड 2016, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो m है, m क्या होल्ड करेगा, m मेरा होल्ड करेगा 2000, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 वाले एड्रेस को m पॉइंट करेगा। अगर हम m को नल कर देंगे, इस केस में क्या होगा कि ये 2000 जो है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब एन m जो है नल को पॉइंट करने लगेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है m इक्वल्स टू नल। अगर हमने m इक्वल्स टू नल कर दिया तो क्या होगा कि ये वैल्यू वैनिश हो जाएगा। तो क्या होगा कि इस एड्रेस को जो अलॉटेड हुआ है मैलॉक के थ्रू, ये इनएक्सेसिबल हो जाएगा और नो बडी कैन एक्सेस दिस मेमोरी, और ये मेरा ये मेमोरी लॉस हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेमोरी लीक। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेमोरी लीक, ठीक है। मेमोरी लीक के केस में क्या होता है कि हमारा मेमोरी लॉस्ट हो जाता है क्योंकि हम एक्सेस नहीं कर पाते। ओके, तो फिर हम सेकंड में आते हैं। सेकंड है हमारा वाई फ्री एन एन पॉइंटिंग टू वैल्यू। सी, एन जो है क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का। हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा, उस स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो वैल्यू है। जैसे मेरा एक स्ट्रक्चर है, जैसे टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, और मेरा जो वैल्यू है वो इस स्ट्रक्चर का मेंबर है, ठीक है। अब इस और यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर लिखा, ठीक है। जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे, इस वैल्यू को हमको अगर एक्सेस करना होगा, तो नोड पॉइंटर एंड किसी फंक्शन में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अभी जो n है, यूजिंग n वी कैन एक्सेस दिस वैल्यू, और इसमें हमने क्या वैल्यू असाइन किया है, इस वेब में हमने n टू वैल्यू इक्वल्स टू 5 हमने असाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 असाइन किया, राइट। और इसके लिए हमें n के लिए एक मेमोरी भी एलोकेट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ हम n इक्वल्स टू मैलॉक करके हम असाइन कर सकते हैं, n से अलॉट कर सकते हैं वैल्यू, और ये वैल्यू
इसमें चला जाएगा 5 में, क्योंकि इसके लिए मेमोरी अलॉटेड है। उसके बाद हमें इसको फ्री करना होता है, ठीक है, जब हमें इसका यूज नहीं है तो, या जब फंक्शन कंप्लीट कर देता है एग्जीक्यूशन, उस केस में हम एन को फ्री कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो है फ्री एन एंड एन टू वैल्यू इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने फ्री करने के बाद हम इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फ्री करने के बाद, फ्री करने के बाद जो है हम ये वैल्यू अगर हम असाइन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एन के लिए कोई मेमोरी अलॉटेड ही नहीं है, तो उस केस में क्या कर रहा है, ये इनवैलिड मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सेगमेंटेशन फॉल्ट की प्रॉब्लम आएगी। और ये जो इशू है, इस इशू को हम कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने जब फ्री कर दिया तो उसको फ्री करने के बाद, जैसे आप कोई भी मेमोरी को यहाँ पे फ्री करते हो, तो फ्री करने के बाद आपको नल से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि फ्री करने के बाद एन इज पॉइंटिंग टू समवेयर, दैट समवेयर इज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और वो स्टिल दैट पॉइंटर इज पॉइंटिंग, तो इसका मतलब है कि अगर हम उस पॉइंटर को यूज करेंगे तो इट विल गिव प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि वैल्यू अगर हम असाइन करेंगे तो वो वैल्यू असाइन होगा नहीं, क्योंकि मेमोरी है नहीं। तो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ डैंगलिंग पॉइंटर इशू, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। जब हम किसी मेमोरी को फ्री करते हैं और उसको अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं पॉइंटर से, तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम, या डैंगलिंग पॉइंटर उस पॉइंटर को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा दूसरा। उसके बाद तीसरा है जेड कैर पॉइंटर पी इक्वल टू पॉइंटर पी इक्वल टू ए। यहाँ पे मेरा जो पॉइंटर पी है, ये जो पॉइंटर पी है, दिस पॉइंटर इज नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब हम मैप करते हैं एक्स, जो है यहाँ मेलॉक का इशू था, यहाँ पे मेमोरी लीक का प्रॉब्लम आ रहा था, मेमोरी लीक की वजह से हमारा मेमोरी लॉस्ट हो रहा है, तो एक्स कैन बी मैप विथ 3, राइट। नाउ फ्री एन एन टू वैल्यू इक्वल टू 5, ये हमारा डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम हो गया। तो y को हम मैप करेंगे 1 से, एंड z जो है अनिशियलाइज पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं, तो z को हमने 2 कर दिया, मीन्स x3 y1 z2, x3 y1 z2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेल दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, द गोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज व्हाट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सी, जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं, दैट कोड शुड बी प्रेडिक्टेबल, मीन्स जो भी फ्लो है उस कोड का वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी कंडीशन हिट किया तो वो कंडीशन या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो एज पर द कंडीशन हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कोड प्रेडिक्टेबल है कि हमें पता है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो इसमें जाएगा, अदरवाइज इसमें जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर हमारा कोड प्रेडिक्टेबल है, हमारा फ्लो हमें पता है कि कोड का क्या है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है मैनेज करना कोड को। और जैसे कि अगर कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स विल हैपन, मीन्स कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें चेंज करना है, तो वो अगर वेरिएबल को हम चेंज करते हैं और वो चेंज जो है किसी अदर सेक्शन ऑफ कोड को इम्पैक्ट ना करे, तो इस केस में भी हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लो इसी बात पे डिपेंड करता है, करेक्ट तभी होगा जब कोई भी चेंज जो है होल प्रोग्राम में वैलिड हो, राइट। तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में देर आर डिफरेंट थिंग्स वी विल यूज। फॉर एग्जांपल कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि हम प्रोग्राम में फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जो भी हम फंक्शन यूज करते हैं कोड में, दैट फंक्शन इज एक्ट्स लाइक कंपार्टमेंट, मीन्स कोई भी स्पेसिफिक चेंजेस आता है किसी वेरिएबल में,
तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन तक ही वैलिड रहता है, उसके बाहर वो वैलिड नहीं होता। जैसे हम लोकल वेरिएबल हम जानते हैं, वो लोकल वेरिएबल चेंज हुआ तो बाहर किसी भी फंक्शन में या अदर सेक्शन ऑफ कोड में कोई इम्पैक्ट नहीं करता, इसलिए हमारा जो फ्लो है वो भी इम्पैक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा फ्लो भी हम प्रेडिक्टेबल कह सकते हैं उसको। और दूसरी चीज़ कि हम डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ कंडीशन, एल्स कंडीशन। अगर मेरा इफ़ करेक्ट है तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा, एल्स करेक्ट है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ भी हमारा प्रेडिक्टेबल है, राइट। और हम डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स यूज़ करते हैं, फोर लूप, वाइल लूप। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन तक ही चलता है, उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। तो और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब है हमारा जो फ्लो है वो मेंटेन रहता है हमारे कोड का। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जैसे कि सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, एक एल्गोल, देन पास्कल, राइट। these are the example of structured programming language। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि हैव वेल इंडेंटेड प्रोग्राम्स। वेल इंडेंटेड प्रोग्राम्स का मतलब हुआ कि प्रोग्राम शुड बी रीडेबल। ठीक है, हाँ बिल्कुल रीडेबल होना ही चाहिए, और साथ साथ सिंटैक्टिकली करेक्ट मीन्स ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का गोल नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का गोल है कि उसका जो फ्लो है वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका फ्लो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए और मैनेजेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडेंटेड प्रोग्राम्स तो होना ही चाहिए, बट दिस इज नॉट द गोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सेकेंड है बी एबल टू इन्फर द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द कंपाइल्ड प्रोग्राम। यहाँ पे हम मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपाइल्ड कोड है तो लेकिन हम कोड लिखते हैं सोर्स लैंग्वेज जो हमारा है सी लैंग्वेज, ये हमारा मशीन लैंग्वेज नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्फर द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज कोड, राइट। थर्ड है बी एबल टू इन्फर द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द प्रोग्राम टेक्स्ट, राइट। जो भी हमारा प्रोग्राम का टेक्स्ट है उसके फ्लो ऑफ कंट्रोल पे ही हमें फोकस करना है। दिस इज द मेन गोल ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ सेकेंड फाइन लास्ट ऑप्शन है अवॉइड द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें सबसे पहले गो टू स्टेटमेंट समझना होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट, व्हाई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज नॉट यूजिंग द गो टू स्टेटमेंट। तो चलिए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेरा एक मेन फंक्शन है, राइट, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इंट val1, मान लो इसमें हमने 5 डाला, और दूसरा वेरिएबल है val2, इसमें हमने 4 डाला। ठीक है, नाउ दिस इज माय कंडीशन इफ। अगर val1 ग्रेटर देन val2 हो तो क्या होना चाहिए, printf को प्रिंट करना चाहिए val1 इज ग्रेटर। ठीक है, और अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज होगा printf val1 इज लेस। ठीक है, चलिए तो अब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा val1 ग्रेटर दैन val2, ये करेक्ट है तो val1 इज ग्रेटर, और ये एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बाहर आके रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न 1। लेकिन अगर हम गो टू यूज़ करते हैं तो गोटू का क्या है कि गोटू के थ्रू हम प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन ऑफ कोड में जा सकते, किसी भी सेक्शन ऑफ कोड में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे गोटू लिखते हैं, गोटू, और
और यहाँ पे एक हम लेबल लिखते हैं, लेबल, और यहाँ पे हमने एक लेबल लगा दिया। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम गो टू, जैसे ही मेरा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये गो टू पे आएगा, गो टू लेबल। लेबल क्या है? लेबल यहाँ है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो अब यहाँ नहीं आना चाहिए था, एज पर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में लॉ है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग इसे एल्स में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका फ्लो डिसरप्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया लेबल एल्स के अंदर, और उसके बाद ये फिर प्रिंट ऑफ v1 इज लेस प्रिंट कर देगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर गो टू लेबल एग्जीक्यूट होगा, तो ये कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसका मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ गो टू वी कैन जंप टू एनी सेक्शन ऑफ द कोड। तो ये हमारे फ्लो को डिसरप्ट कर रहा है, तो दैट्स वाई गो टू इज नॉट यूज फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली अवॉइड करता है आपको, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करते हैं, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का गोल क्या है, कि वही कि हमारा फ्लो जो है वो प्रेडिक्टेबल हो and it should be manageable. Okay, so C option is the correct. Now this is my third question. Let x be an integer which can take a value of 0 or 1. और स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इफ x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1 एल्स x इक्वल टू 0, सो इज इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो कोड है, अगर हम x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 1 आएगा, अगर x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको हम देखते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या गिवन है कि अगर x इक्वल टू 0 होता है, इफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरा x इक्वल टू 1 आ रहा है, एल्स x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x का आउटपुट x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब x अगर हम 0 लेंगे तो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 1 माइनस, अगर हम x लेते हैं, x इक्वल टू 0 देंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर x इक्वल टू 1 देंगे तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मेरा जो इक्वेशन फॉर्म करेगा x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है, सीधे ये जो है सी प्लस प्लस का, अभी करंटली इट्स नॉट इन आवर सिलेबस, लेकिन जो भी एसेंशियल फीचर है दैट आई विल राइट डाउन हियर। तो पहला तो है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, दूसरा है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, फिर एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, एंड फोर्थ वन है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दिस इज द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मैच करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन इज द एसेंशियल फीचर, और पॉलीमॉर्फिज्म in the presence of inheritance. So first and fourth is our correct answer. Okay, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट है, PQRS, एक पहला लिस्ट है और दूसरा लिस्ट है जो कि स्टेटमेंट से गिवन है, जो कि हमें मैच करना है, ठीक है। तो पहला है P है स्टैटिक कैर वैर, ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है।
और ये स्टैटिक वेरिएबल चाहे वो लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, इट इज स्टोर्ड इन द डेटा सेक्शन। ओके, हम जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो अपने कोड में, तो अगर चाहे वो लोकली भी करते हो, स्टिल इट विल नॉट वैनिश, क्योंकि वो स्टैक का पार्ट नहीं होता है, वो डेटा सेक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, और जब तक हमारा कोड है तब तक हमारा स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, अगर वो वैनिश हो गया, कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, तो वो लोकल वेरिएबल वैनिश हो जाता है, यू कैन नॉट एक्सेस दैट वन। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होता है कि वो वैनिश नहीं होता है, क्योंकि ये स्टैक में स्टोर नहीं होता है, ये डेटा सेक्शन का पार्ट है। तो जब तक हमारा कोड एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक हमारा कोड एग्जीक्यूशन में है, तब तक हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अपडेटेड वैल्यू हमें मिला है। ओके, तो जो p है इसमें स्टैटिक वेरिएबल है और ये हमारा डेटा सेक्शन का पार्ट है। दूसरा है q है m इक्वल्स टू malloc 10 m इक्वल्स टू null। यहाँ पे हमने m पॉइंटर के लिए हमने एक malloc कॉल किया है। तो जो m है ये 10 बाइट मेमोरी को एक्सेस करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, और इसका जो बेस एड्रेस है वो इस में आ जाएगा। ठीक है, इसका बेस एड्रेस मान लो 2000 है। तो इस 2000 बेस एड्रेस की हेल्प से मेरा जो पॉइंटर है m वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसके बाद हमने m इक्वल्स टू नल किया है, इसका मतलब है कि ये बेस एड्रेस जो स्टोर किया था इस पॉइंटर ने वो वैनिश हो गया। तो वी कैन नॉट एक्सेस दिस मेमोरी, और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, लॉस्ट ऑफ मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मेमोरी लीक का एग्जाम्पल है, जो कि हमने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद है तीसरा है आर है कैर पॉइंटर ptr10। ये एरे ऑफ पॉइंटर का एग्जांपल है, ये है एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर। ठीक है, ये एरे ऑफ पॉइंटर है, ये बेसिकली एड्रेस होल्ड करता है 1D एरे का, राइट। तो जो भी ptr10 है तो ptr0 इस एरे को पॉइंट करेगा, ptr1 ये सेकेंड एरे को पॉइंट करेगा। ठीक है, दिस इज द एरे ऑफ पॉइंटर, इट होल्ड द एड्रेस। और तीसरा रजिस्टर वेरिएबल, और रजिस्टर वेरिएबल को हम ऑलवेज लोकली ही असाइन करते हैं, और इसका यूज़ करते हैं हम सीपीयू रजिस्टर में डेटा को अगर हमको स्टोर करना होता है, उस केस में हम रजिस्टर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके मैच करते हैं। पी है, जैसे पी जो मेरा है, पी किससे मैच होगा, स्टैटिक कैर वैर। ये क्या है कि अ वेरिएबल लोकेटेड इन डेटा सेक्शन। ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो ये सेकेंड को पॉइंट कर रहा है, सेकेंड के साथ मैप हो रहा है। क्यू है, यहाँ पे हमारा मेमोरी लॉस हो रहा है, इसमें जो एग्जांपल है ए लॉस्ट मेमोरी विच कैन नॉट बी फ्रीड। ठीक है, क्यू है फोर्थ नंबर। एंड आर कैरेक्टर पॉइंटर ptr, ए वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर एड्रेसेस। ये स्टोर कर रहा है एड्रेस हर एक 2D अरे का। तो इसका मतलब है ये आर है 1, आर है 1। और एस क्या है, रजिस्टर इन वैर 1। रजिस्टर इन वैर 1 का मतलब हुआ थर्ड वन, रिक्वेस्ट टू एलोकेट सीपीयू रजिस्टर टू स्टोर डेटा, दिस इज थर्ड। इसका मतलब p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 4, r1 s3। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल जो भी हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।